हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं सभी लोग। आई होप सब लोग मौज कर रहे होंगे, अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, हम री नीट 2026 का पेपर डिस्कस कर रहे थे। थोरोली डिस्कशन कर रहे हैं हम, हर एक सवाल को बहुत अच्छे तरीके से हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने अभी तक 30 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। अब आगे 31 से लेके 45 का जो है आज डिस्कस करने वाले हैं। तो 31 से 45 के लिए आइए वाला वीडियो देखिए, और 1 से 30 तक के क्वेश्चंस के लिए कोड 50 के उनके लिए पहले वाले 2 वीडियोज अपलोड कर रखे हैं, वो चैनल उनको जाकर देख सकते हैं आप। ठीक है, ठीक है। तो चलो कंटिन्यू करते हैं हम चीज़ों। कोड 50 के अंदर हमने डिस्कस किया था, तो उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 31 दिस इज क्वेश्चन नंबर 31। तो 31 भी रोटेशनल का सवाल है, अच्छा सवाल है। ठीक है, ए थिन हॉरिजॉन्टल डिस्क इज रोटेटिंग अबाउट ए वर्टिकल एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स फिक्स्ड सेंटर O. Its angular momentum is L and LB computed about point A and B respectively. A और B के अराउंड ऐसा है, विथ OB इक्वल्स टू ये दे रखा है LB बताना आपको। जैसे A के अराउंड एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, B के अराउंड कितना होने वाला है। तो देखो ध्यान रखना इस चीज़ का, जब भी आप ऐसे एंगुलर मोमेंटम पता करना चाहते हैं तो उस टाइम पे जो एंगुलर मोमेंटम के लिए फॉर्मूला होता है किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट के लिए सेंटर ऑफ मास से पास नहीं होने वाले के लिए, तो उसके लिए एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है L इक्वल्स टू, पहले तो आप एंगुलर मोमेंटम लिखो सेंटर ऑफ मास के अराउंड LCM प्लस, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या लिखना है आपको, मास MV VCM इंटू R, ये लगाया जाता है R परपेंडिकुलर। ठीक है ना, ये फॉर्मूला काम में आता है जनरली। तो अब देखो यहाँ पे अगर मुझे A के अराउंड फाइंड आउट करना है तो LCM कितना लिखोगे, एंगुलर मोमेंटम अराउंड द सेंटर। तो सेंटर कितना जाएगा एंगुलर मोमेंटम इसके अराउंड I ओमेगा, जो भी इसका I मोमेंटम ऑफ इनर्शिया होगा, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी प्लस MVC है। अब बताओ तुम सेंटर ऑफ मास का चल रहा है क्या, इसका तो घूम रहा है ना, ये चल नहीं रहा ना, घूम रहा है। तो वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कितनी है, 0 हो जाएगी। तो ये वाला पार्ट कितना हो गया, 0 हो गया। तो आपको ये OA लिखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी आपको। सेम बात B के लिए नेट पता करोगे आप। B में भी क्या होता था, I ओमेगा सेंटर ऑफ मास वाला एंगुलर मोमेंटम, और फिर वही से फिर VCM, फिर इसके लिए भी 0 हो गया B पार्ट के लिए। ठीक है, तो ये भी 0 हो गया। दोनों दो सेम ही तो आ रहे हैं आपके पास में, LA और LB। तो फर्स्ट ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाता है। हाँ, अगर ये मान लो घूम नहीं रहा होता ऐसे, है ना, चल भी रहा होता है, तो VCM भी अगर आता तो फिर आप यहाँ पे VCM को भी काउंट करते हैं, फिर इस तरीके से निकाला जाता है एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, चलो ओके, ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चंस का। अच्छा, एक कुछ एंगुलर मोमेंटम की एक और चीज़ देख लेते हैं। कई बार एंगुलर मोमेंटम ऐसे स्ट्रेट ऐसे भी आते हैं, कोई पार्टिकल चल रहा है, तो मान लीजिए कोई पार्टिकल है वो इस लाइन का लॉन्ग चल रहा है, ये लाइन है मैंने बना दी, इस लाइन का लॉन्ग चल रहा है, इसकी वेलोसिटी इस तरफ है। बोलते हुए सेंटर के अराउंड एंगुलर मोमेंटम बताओ तो क्या होगा। तो जब पार्टिकल चल रहा है m मास का, तो उसकी जो वेलोसिटी चल रही है उसकी तरफ मोमेंटम की डायरेक्शन होगी, जिधर वेलोसिटी डायरेक्शन उधर मोमेंटम की डायरेक्शन हो गई है। तो आप जहाँ से जिसके अराउंड में पता करना होता है वहाँ से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। तो ये दिस इज दी R परपेंडिकुलर। तो एंगुलर मोमेंटम इस कंडीशन में क्या बनता है, MV इंटू R परपेंडिकुलर। ठीक है ना, ऐसा है कुछ। ठीक है, तो समझ गए। तो एंगुलर मोमेंट रोटेशन होता है तो I ओमेगा काम में लो, और पार्टिकल चल रहा है तो MV R परपेंडिकुलर काम में लो। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं हम। ए कंडक्टिंग लूप ऑफ द फाइनाइट रेजिस्टेंस लाइज ऑन द XY प्लेन, ऐसा है। और मैग्नेटिक फील्ड जो कॉन्स्टेंट मैग्नेटिक इन द डायरेक्शन ऑफ द X या Z डायरेक्शन के अंदर है। ठीक है, द एरिया ऑफ द लूप वेरीज विथ टाइम T नोट, ये ऐसा है इन द अप्रोप्रिएट यूनिट। तो पार्ट अगर अपने पास में जो फाइनल लूप रेजिस्टेंस है, एक कंडक्टिंग लूप है, वो XY प्लेन में रखा हुआ है, ये X और ये Y प्लेन इसमें रखा हुआ लूप, मान लो ऐसे कुछ। ठीक है ना, ऐसे रखा हुआ है, और इस Z एक्सिस जस्ट परपेंडिकुलर होती है अपने पास में। तो Z की डायरेक्शन में क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, और उसका एरिया वेक्टर भी Z की डायरेक्शन में बनेगा। और एरिया वेक्टर के लिए दे रखा है आपको, एरिया कितना दे रखा है, A नोट 1 प्लस साइन T, ये दे रखा है एरिया। अब बोला जा रहा है कि दी पावर डिस्ट्रीब्यूटेड बतानी है आपको कितनी होने वाली टाइम के टर्म्स पे, पावर को फॉर्मूला कैसे बनेगा, इक्वेशन ग्राफ कैसे बनने वाला पावर का। तो देखो पावर के लिए आप क्या करोगे सर, पावर के लिए हमारे पास टारगेट क्या हो जाएगा कि हम V²/R निकाल लें, या VI निकाल लें, या I² R निकाल लें, कुछ भी कर सकते हैं। अब जब मैग्नेटिक फील्ड है और एरिया वेक्टर और घूम रहा है, तो यानी इसमें EMF इंड्यूस होगा। तो आप इंड्यूस्ड EMF का फॉर्मूला अप्लाई करो। तो इंड्यूस्ड EMF क्या होता है, d phi by dt विद द नेगेटिव साइन माइनस ऑफ d phi by dt, ये तो इंड्यूस्ड EMF के लिए।
ठीक है, तो यहाँ हम पता करते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड भी बाहर की तरफ है के की डायरेक्शन में, जेड एक्सिस में। एरिया वेक्टर भी के डायरेक्शन, दोनों में एंगल कितना बन गया, 90 डिग्री बन गया है। तो डी बाई डी टी ऑफ क्या होता है फॉर्मूला, वो बी डॉट ए या बी ए कोस थीटा। तो बी कॉन्स्टेंट है, ए अपने पास में ये वैल्यू दे रखी है, कोस थीटा एंगल का 90 डिग्री हो 0 डिग्री हो गया, एंगल दोनों पैरेलल है। तो बी ए बनेगा, बी कॉन्स्टेंट हो गया तो डी ए बाई डी टी ये बन रहा है ना। मैग्नीट्यूड लेके चल रहा हूँ मैं एक बार। अच्छा, यहाँ पे क्या माइनस भी लगाना है, माइनस लेके चल रहा हूँ ई एम एफ के लिए। फिर क्या हो जाएगा सर, हम पता करते हैं माइनस ऑफ बी डी ए बाई डी टी। अच्छा चलो डिफ्रेंशिएट करो इसका। तो ए नोट तो कॉन्स्टेंट है यहाँ पे, तो ए नोट कॉन्स्टेंट है तो उसके लिए क्या जाएगा, बाहर आ जाएगा कॉन्स्टेंट। ऐसे कैसे, 1 का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 0, और साइन का क्या होता है कोस टी होता है डिफ्रेंशिएशन। तो माइनस ऑफ बी ए नोट कोस टी, ये आपके पास में ई एम एफ का फॉर्मूला आ गया। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है ई स्क्वायर बाई आर। ई स्क्वायर बाई आर यानी कि क्या हो जाएगा बी स्क्वायर ए नोट स्क्वायर कोस स्क्वायर टी अपॉन आर, ऐसे बनेगा। ठीक है ना, ये बन जाएगा। अब तुम नोटिस करो सर, ये बी नोट ए नोट स्क्वायर अपॉन आर सब तो कांस्टेंट है, कोस स्क्वायर पर डिपेंड कर रहा है। तो पावर जो है प्रोपोर्शनल टू कोस स्क्वायर का ग्राफ। तो कोस का ग्राफ कैसे बनता है, तो अपने पास कोस का ग्राफ ना सर ऊपर से शुरू होता है मैक्सिमम से, और इस तरह से बन रहा होता है। और कोस स्क्वायर ग्राफ क्या बन जाएगा, ये नेगेटिव वाला पार्ट ऊपर चला जाएगा, थोड़ा सा चेंजेस हो जाते हैं ग्राफ में। तो इस तरीके से ग्राफ, सेकंड वाला ग्राफ परफेक्ट है इसके लिए, राइट। ऐसा तो आपको हमेशा टारगेट क्या होना चाहिए कि हमें गिवन क्या है और चाहिए क्या। तो अपने आप चीज़ों को डील कर पाओगे। हमें पावर चाहिए, हमें गिवन मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर, एरिया चेंज हो रहा लगातार टाइम के साथ में, तो इसके हिसाब से हम फाइंड आउट कर सकते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ कॉन्सेप्ट से, राइट। चलो अगला प्रॉब्लम देखते हैं 33 नंबर। एक पॉइंट चार्ज क्यू इज प्लेस्ड इनसाइड ए कैविटी विथ इन अ सॉलिड आइसोलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर। अब एक सॉलिड है, आइसोलेटेड है और कंडक्टिंग स्फीयर, ध्यान देना चीज़ें। और तो यहाँ अंदर जो है ना प्लस क्यू रखा हुआ है चार्ज सेंटर के ऊपर। तो ऐसे कैविटी बना, ऐसे बना हुआ है, यहाँ पे कैविटी है जहाँ पे सेंटर क्यू चार्ज रखा हुआ है। ये पूरा सॉलिड है अपने पास में, कंडक्टिंग स्फीयर है। लेकिन अब ए बी सी 3 पॉइंट्स दे रखे हैं फिर अलग अलग हमें, ठीक है ना। ए पॉइंट कहाँ है, बी पॉइंट कहाँ है, ये सब देखना है अपने को। तो इस डायग्राम थोड़ा कम दिख रहा है, लेकिन ए पॉइंट यहाँ पर है, बी पॉइंट इधर है और सी पॉइंट इधर है ना, ऐसा है। अब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में प्रेडिक्शन करना है कि ए और बी और सी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा। बस ये ध्यान रखना कि बी और सी क्या है, सेम डिस्टेंस पर है, ठीक है, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सॉलिड स्फीयर। तो यहाँ से सेम डिस्टेंस पर बी और सी है, ठीक है। चलो अब पता करते हैं आगे। अब तो बताओ मुझे एक बार के लिए कि अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ सर ई ए और ई बी में क्या कहानी चलने वाली है, तो हम नोटिस करेंगे कि सर जो क्यू चार्ज यहाँ रखा हुआ था, क्यू की वजह से यहाँ पर इंड्यूस चार्ज होगा क्या सर, चारों तरफ कितना होगा, माइनस का क्यू होगा इंड्यूस। तो वो बाहर की तरफ क्या इंड्यूस होगा बताओ, प्लस का क्यू होगा कि नहीं होगा, होगा सर बिल्कुल होगा, प्लस का क्यू बाहर पे इंड्यूस होगा। तो नेट चार्ज तो आउटर स्फीयर जो उसका नेट चार्ज 0 हो जाएगा, क्यू प्लस क्यू और माइनस क्यू, लेकिन ऐसे इंडक्शन इफेक्ट शो हो जाएगा। अब आपको ए पर पता करना इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होने वाला है। तो इस ए पर इस सॉलिड स्फीयर जो है उस पर जो नेट चार्ज तो 0 है, तो वैसे सॉलिड स्फीयर की इलेक्ट्रिक फील्ड तो कुछ आएगा नहीं कैविटी के अंदर, तो कंडक्टिंग स्फीयर से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आता है। तो केवल और केवल किसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आया बताओ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा सर इस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा जो अंदर चार्ज है। तो ये आर डिस्टेंस पर है, तो के क्यू बाई आर स्क्वायर करके जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा ए के ऊपर। तो नॉट इक्वल टू 0 वाला कंडीशन ये है। तो 2 ऑप्शन मतलब इक्वल टू 0 है और 2 ऑप्शन नॉट इक्वल 0, तो वैसे भी 2 ऑप्शन में से एक ऑप्शन होने वाला है, ठीक है। फिर रही बात इसकी पॉइंट बी की और सी की, तो बी और सी के बारे में देखना अपने को। अब क्या बोला जा रहा है देखो, वेयर द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ई ए ई बी एंड ई सी रेस्पेक्टिवली द पॉइंट्स बी एंड सी आर द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सॉलिड स्फीयर, द करेक्ट ऑप्शन इज। तो अपने को पता करना है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या रहने वाला है। अब देखो नोटिस करो, ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो बी पॉइंट यहाँ पर है, सी पॉइंट यहाँ पर है, ठीक है। हाँ जी, तो हम यहाँ पे क्या डिस्कस करने वाले थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहने वाला है इस क्यू की वजह से। तो हम बोल रहे थे कि सर क्यू की वजह से ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया हमने
के क्यू बाई आर स्क्वायर। अब इस बी पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो देखो ये जो प्लस क्यू चार्ज है यहाँ पे और ये इनर सरफेस से माइनस क्यू चार्ज है, इसको हम इसके सेंटर मान सकते हैं कि माइनस क्यू सिमेट्री का जो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा यहाँ पे, क्यू सेंटर पर रखा हुआ तो माइनस क्यू को भी हम यहाँ मान इन, तो ये दोनों प्लस क्यू और माइनस क्यू इस बी पॉइंट पर कैंसिल आउट कर देंगे एक दूसरे के फील्ड को। तो केवल केवल किसकी वजह से पता करना है, हमें आउटर की स्फेयर की वजह से पता करना है। और आउटर स्फेयर का चार्ज भी क्या है, पूरे पर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है प्लस क्यू। तो सेंटर से डिस्टेंस देखते हैं, सेंटर से बी का डिस्टेंस सी का डिस्टेंस दोनों डिस्टेंस सेम है, तो इसलिए बी के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड और सी की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आने वाला है, जी बराबर आने वाले प्लस क्यू की वजह से। और ये प्लस क्यू और ये वाला माइनस क्यू एक दूसरे कैंसिल आउट कर देंगे बी और सी पे, तो ये कंडीशन आ जाएगी हमारे पास ई वी इक्वल्स टू ई सी। ठीक है, चलो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। कंसिडर ए फिक्स्ड यूनिफॉर्मली चार्ज इंसुलेटिंग स्फेयर विथ रेडियस कैपिटल आर एंड टोटल चार्ज प्लस क्यू, ए पॉइंट चार्ज माइनस क्यू आपको गिवन है, देखो स्मॉल क्यू लेस देन कैपिटल क्यू है, विथ मास एम इज रिलीज्ड। ठीक है, तो क्या रहने वाला है, फ्रॉम रेस्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 3r फ्रॉम द सेंटर ऑफ द चार्ज स्फेयर द पॉइंट चार्ज रिचेज द सरफेस ऑफ द स्फेयर, इट्स स्पीड इस क्या होने वाला है बताओ। तो एक फिक्स्ड यूनिफॉर्मली चार्ज मैंने मान लिया, इंसुलेटिंग स्फेयर है, यूनिफॉर्मली चार्ज है, रेडियस r है इसकी, और टोटल चार्ज प्लस क्यू डाला हुआ यूनिफॉर्मली चार्ज है, पूरी अंदर ही पूरा चार्ज है। एक माइनस क्यू चार्ज जो क्या है रेस्ट पर है, और इस डिस्टेंस कितने पर है 3r डिस्टेंस पर, यहाँ से सेंटर से 3r डिस्टेंस बोल दिया मैंने, यहाँ पर रेस्ट पे था। पॉइंटर रीचेज द सरफेस, तब यहाँ से यहाँ पहुँच जाए, सरफेस से पहुँच जाएगा, तब आपको बताना है स्पीड क्या हो जाएगी इस पार्टिकल जो सरफेस से पहुँचे क्यू चार्ज। तो अपने को पता है सर यहाँ पे था, आप क्या लगाओ टोटल एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई कर दो, टोटल एनर्जी इनिशियली की टोटल एनर्जी फाइनल। तो इनिशियल का टोटल एनर्जी बताओ कितनी होगी, तो यहाँ पे सर क्या बोलेगा पोटेंशियल एनर्जी होने वाली है, तो के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपॉन कितना पोटेंशियल एनर्जी के लिए क्यू 3r, के क्यू बाई 3r आ जाएगा। ठीक है, नेगेटिव चार्ज है माइनस क्यू, तो ये माइनस लगा दूंगा मैं पोटेंशियल एनर्जी के लिए। काइनेटिक एनर्जी कुछ नहीं है, जीरो है, रेस्ट पे था। फिर जब यहाँ पहुँचेगा पार्टिकल तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ जाएगी, तो के कैपिटल क्यू अपॉन स्मॉल क्यू अपॉन r, ये पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी यहाँ पे विद द नेगेटिव साइन सरफेस के ऊपर। और काइनेटिक एनर्जी कितनी, तो काइनेटिक विल बी हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर। इसको उधर ले जाओ आप, तो के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन r माइनस के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन 3r इक्वल्स टू हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर, ये बनने वाला है। अब देखो थोड़ा सोल्व कर लेते हैं इसको हम, तो 3r यहाँ पे एलसीएम लोगे तो 3k क्यू बनेगा, यहाँ 2k क्यू माइनस के क्यू क्या बन जाएगा 2k क्यू इक्वल्स टू हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर। फिर के को भी आप चेंज कर लो, ऐसे करो के की वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पुट कर दें, तो कर दो पुट, तो 2/3r 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू इक्वल्स टू हाफ ऑफ, ये हाफ को भी क्या 2 को मल्टीप्लाई कर दो आप, m को भी m जो है नीचे डिवीजन में आ जाएगा, और वी स्क्वायर से तो इसका रूट ले लो, बस इसको सोल्व कर लेना आपको। तो 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा आपके पास में, और जब तो थोड़ा सोल्व करोगे तो क्यू अपॉन 3mr एप्सिलॉन नॉट का काइंड ऑफ करके आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस में आप टोटल एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल अप्लाई कर सकते हो। काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का सम जो है दोनों पॉइंट्स पे इक्वेट कर दो जहाँ जहाँ भी आपको पता करना है। फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम ये है, तो गीगर मर्सिडीन एक्सपेरिमेंट है जिसके नंबर ऑफ स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल एंड आर प्लॉटेड एज अ फंक्शन ऑफ द टाइम एंगल थीटा, जो द फॉलोइंग ऑप्शन इज रिप्रेजेंट द करेक्ट प्लॉट। कौन सा ऑप्शन सही करता है, तो आप याद होगा कि जो एन होता है प्रोपोर्शनल टू क्या चलता है बताओ, sin 4 θ/2 ऐसा आता है एक्सपेरिमेंट के अंदर। तो थीटा अपने को पता है, जब एंगल जो है लेस देन 90 होता है तो साइन थीटा के बढ़ने पे थीटा बढ़ता है, साइन थीटा ही कम करने पर साइन थीटा कम हो जाता है। जब थीटा बढ़ेगा तो साइन थीटा भी बढ़ेगा, और तो ये बढ़ेगा तो एन की वैल्यू कम होगी। तो इनवर्स रिलेशन बनना चाहिए, तो इनवर्स रिलेशन के लिए एक ही ग्राफ है यहाँ पे 3rd नंबर। ठीक है, ऐसा बहुत आसान सवाल था। एक सवाल है फिर अपने पास में 2 सर्किट्स को कंसिडर करना है। पहले वाले सर्किट के अंदर जो रेजिस्टेंस है वो आपको गिवन है R0, और उसका कोफिशिएंट ऑफ दी थर्मल एक्सपांसन जो है नेगेटिव में है। दूसरा वाला जो है वो है R0 1 प्लस उसका पॉजिटिव में अल्फा तो सेम है और रेजिस्टेंस भी सेम है, बस एक का पॉजिटिव एक का नेगेटिव है। तो जब सीरीज़ में लगाओगे तो सीरीज़ में कनेक्ट करने पर टोटल रेजिस्टेंस तो ये हो जाएगा इफेक्टिव रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट जिसको बोल सकते हैं। ओपन कर लो तो ओपन करने पे R0 और R0 तो 2R0 बन जाएगा,
ये माइनस का आर नोट अल्फा डेल्टा टी, यहाँ प्लस का है तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आर इक्वलेंट कितना आ जाएगा सीरीज कॉम्बिनेशन में 2 आर नोट। तो बताओ तुम क्या टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म आ रहा है क्या इसमें? नहीं आ रहा। तो टेम्परेचर को डिपेंडेंसी नहीं रहने वाली है। तो हम कह सकते हैं कि टेम्परेचर को डिपेंडेंसी नहीं होगी, इसका मतलब करंट क्या रहने वाली? सेम रहने वाली। तो ऐसा एक ही ऑप्शन है, दो ऑप्शन है करंट के, आई और आई बी कॉन्स्टेंट है, इसमें आई कॉन्स्टेंट, आई भी इंक्रीज हो रही है, और इसमें दोनों इंक्रीज, दोनों ही कांस्टेंट। तो आई है तो कांस्टेंट रहेगा डेफिनेटली। तो एक तो मिल गया। तो दो ऑप्शन में से सेकंड और थर्ड तो ऑप्शन होगा नहीं केवल, ठीक है ना, फर्स्ट और फोर्थ में से एक ऑप्शन बनने वाला है। फिर आई कंटिन्यू करते हैं हम। जैसे पैरेलल में होगा तो क्या होगा? तो अपने को पता है पैरेलल में होने पे क्या कंडीशन होती है सर? पैरेलल में दोनों के लिए फॉर्मूला बनता है, फिर वो 1/r इक्वलेंट इक्वल्स टू 1/r1 प्लस 1/r2, ये सुनो, या फिर बन जाता है वो R1 प्लस R2। ऐसा एक तरीका तो ये डायरेक्ट निकालने का। दूसरा एक और लॉजिकली भी देखो आप, जैसे हम ये बोलेंगे सर अगर मैंने इसमें क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं, मैंने टेम्परेचर इंक्रीजेस। तो जब टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं तो एक जिसका पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट है उसका तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और जो जिसका नेगेटिव टेम्परेचर रेजिस्टेंस उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस दोनों में से पैरेलल कॉम्बिनेशन में से दोनों में से एक का रेजिस्टेंस अगर कम हो रहा है तो जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस आएगा वो कम वाले से भी कम आता है ना। तो यानी कि इफेक्टिव रेजिस्टेंस इस कम वाले से भी कम आएगा, तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस और कम हो जाएगा, कहने का मतलब ये है। तो आर इक्वलेंट और डिक्रीज हो जाएगा जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो आर इक्वलेंट कम होगा तो इसको बोल सकते हैं यहाँ जो करंट फ्लो करेगी ना आई बी, वो बढ़ जाएगी पहले कंपेरिजन में। तो ऐसा केवल एक ही ऑप्शन है, ठीक, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सही है ना? ऐसा बहुत आसान सवाल है, बहुत सिंपल लॉजिक से कर सकते हो आप, ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। फिर क्वेश्चन नंबर 37 है, आसान सा सवाल है। इसमें सिग्मा के बी और बी जो है रिप्रेजेंट करते हैं स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ठीक है। तो जो सिग्मा है वो तो स्टीफन कांस्टेंट है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कौन ना, के बी है, और बी क्या है? विंस डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट है। अब तो नोटिस करो क्या क्या है, और आपको ये फाइंड आउट करना है सिग्मा के बी इनवर्स बी। तो सिग्मा को कैसे फाइंड आउट करें? सिग्मा के लिए आप याद रखो कि आपको एक फॉर्मूला था, हीट फ्लो रेट या पावर इक्वल टू क्या होता है? सिग्मा ए टी टू दी पावर 4। तो सिग्मा ए टी टू दी, ए एरिया होता है, टी टेम्परेचर की पावर 4 होता है, और पावर आता है यहाँ से। तो यहाँ सिग्मा निकाल सकते हो। तो सिग्मा का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? पावर को तुम लिख सकते हो एनर्जी अपॉन टाइम। तो एनर्जी अपॉन टाइम लिख दिया, अपॉन एरिया कर दिया, और अपॉन टी टू दी पावर 4 कर दिया। ये तो सिग्मा का फॉर्मूला बनेगा। फिर बताओ के बी का फॉर्मूला क्या बनेगा बताओ? तो के बी के लिए हम लिख सकते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो ये एनर्जी का फॉर्मूला क्या बन रहा होता है? 3/2 के बी टी। तो के बी के लिए क्या बन जाएगा बताओ? 2/3 ई अपॉन टी। बनेगा नहीं बनेगा? ऐसा बन के के बी के लिए। और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, सॉरी विंस कांस्टेंट है बी, उसका एक फॉर्मूला आता है लैम्डा एम इंटू टी इक्वल्स टू क्या बनता है बताओ? बी। ऐसा बन रहा होता है। तो हमें ये पुट करते हैं, देखो सिग्मा बी अपॉन के बी नो उसका मतलब ये होता है ना। अब तुम सिग्मा की वैल्यू लिखो तो क्या होता है? ई अपॉन स्मॉल टी ए टी टू दी पावर 4। बी का वैल्यू कितना होता है? लैम्डा एम इंटू टी अपॉन के बी का वैल्यू कितना बताओ? 2/3 ई टी। देखो ये एक तरीके में क्या है कि थोड़ा इजी पड़ेगा करना, क्योंकि आप कुछ तो कट जाएंगे ऐसे, अदरवाइज़ आप अकेला आप सिग्मा निकाल लेना, सिग्मा का डायमेंशन निकाल लो, फिर के बी का निकाल लो, फिर लैम्डा का निकाल लो, फिर सोल्व करके भी हम छेदा पुट कर सकते हैं, या ऐसे भी कर सकते हो। तो ई टू ई गेट्स कैंसिल आउट, ठीक है। और बाकी ये 2 3 इन सबको तो भूलो कॉन्स्टेंट्स है। टी ऊपर जाएगा टी स्क्वायर बन जाएगा, तो यहाँ से एक सिंगल टी स्क्वायर भी कैंसिल आउट हो जाएगा, केवल टी बचेगा। फिर यहाँ क्या बनने वाला है? लैम्डा एम है यहाँ पे, वेवलेंथ भी लेंथ का भी होता है, और यहाँ जब ऐसा बन जाएगा लैम्डा एम अपॉन स्मॉल टी इंटू ए टी टू द पावर 2। लैम्डा में डिस्टेंस के लिए होता है, ये भी डिस्टेंस के लिए होता है। तो अब इनका डायमेंशन फॉर्मूला लिख लेते हैं, एल अपॉन टाइम के लिए कैपिटल टी, एरिया के लिए L2, और यहाँ टेम्परेचर है, टेम्परेचर के लिए K2, राइट। L गेट्स कैंसिल आउट, एक L क्या हो गया? इन सबको ऊपर ले जाओ तो क्या बन जाएगा? L-1 T-1 और K-2। दिस इज द राइट। तो हमें किसी के लिखने भी नहीं पड़ी, बिना लिखे हमने कर लिया, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को डील कर सकते हो। अदरवाइज आप अलग अलग निकालो, सिग्मा का निकाल डायमेंशन फॉर्मूला, के बी का निकाल लो, लैम्डा का निकाल, बी का निकाल लो, फिर पुट कर लो। चलो द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज हियर
तो ये जो है अभी एनटीए के आंसर की आ गई है, उसके अंदर इसमें 2 ऑप्शंस को जो है करेक्ट किया गया है, ठीक है ना। तो 2 आंसर आ रहे हैं इस प्रॉब्लम के। तो क्या है इसमें, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इक्वेशन गिवन है और मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन पता करनी है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर आप देखो तो इनकरेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है। जिन ऑप्शंस के अंदर हमें स्पीड भी दे रखा है, किसी में जो है वेवलेंथ दे रखी है, किसी में मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन दे रखी है। तो मैग्नेटिक इक्वेशन तुम्हें देखते पता लग रहा है, एक तो बी नोट बाई वी डी वाई इक्वल्स टू, तो ऐसा तो नहीं होता, ई नोट आता नहीं है बेसिकली, ई नोट आता तो देखते पता लगे। थर्ड तो सर है, थर्ड तो इनकरेक्ट है, बी नोट नहीं होना चाहिए, ई नोट होना चाहिए यहाँ पे, राइट। बाकी भी देख लेते हैं लैम्डा में इन सब में क्या रिलेशन है। तो अगर हम नोटिस करें यहाँ पर कि स्पीड में देखो मीडियम में है, फिर डाइलेक्ट्रिक मीडियम में चल रहा है, तो स्पीड चेंज हो जाती है मीडियम में जाने पे। द स्पीड विल बी c अपॉन रूट ऑफ म्यू आर एप्सिलॉन आर। स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸। अब मैग्नेटिक मटेरियल के बारे में कुछ नहीं बोला, तो उसको म्यू आर को 1 मान के चलते हैं। और एप्सिलॉन आर कितना 9, तो 9 का रूट लेने पर 3 to 3 गेट कैंसिल आउट, 10⁸ मीटर पर सेकेंड इज द स्पीड ऑफ द वेव, राइट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की ये स्पीड है। नाउ व्हाट वी कैन से, अब हम कहेंगे यहाँ पर लैम्डा कैसे फाइंड आउट करें। तो देखो नोटिस करो, ओ के जेड है यहाँ पे क्या है ये, तो ओमेगा टी, ओमेगा इक्वल्स टू कितना है 2 पाई इंटू 10⁶, और ओमेगा क्या होता है 2 पाई एफ फ्रीक्वेंसी इंटू 10⁶, तो 2 पाई गेट्स कैंसिल आउट, तो फ्रीक्वेंसी पता लग गई है। तो फ्रीक्वेंसी पता लग गया, वी पता लग गया, तो लैम्डा क्या होता है, तो लैम्डा इक्वल्स टू वी बाई एफ। वी कितना 10⁸ अपॉन 10⁶, तो कैंसिल आउट होकर 100 आंसर आ जाता है। लेकिन यहाँ वेवलेंथ की वैल्यू कितनी दे रखी है बताओ, 300 दे रखी है, तो गलत है ना, लैम्डा 100, तो ये भी इनकरेक्ट हुआ। और इनकरेक्ट चूज़ करना तो ये भी करेक्ट हो, यहाँ इसके ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये इनकरेक्ट है, तो इसको भी चूज़ करना पड़ेगा। तो 2 ऑप्शन इसमें सही जा रहे हैं। स्पीड ऑफ लाइट बात करेंगे तो हाँ 10⁸ मीटर पर सेकेंड ही, हाँ वही आ रहा है आंसर, तो ये तो करेक्ट है, हमें चूज़ करना इनकरेक्ट को। हाँ, तो ये भी गलतियाँ ध्यान रखने से गलतियाँ नहीं हो। तो जिसने भी 2 और 3 में कोई सा भी एक ऑप्शन मार्क किया उसको फुल मार्क्स मिलेंगे। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट भी इजी प्रॉब्लम है एक, तो वन मोल ऑफ द आइडियल मोनोटोमिक गैस अंडरगो साइक्लिक प्रोसेस शोन इन द फिगर। टोटल हीट सप्लाइड पता करना है देखो इसमें। और अपने ऊपर जब भी साइक्लिक प्रोसेस होता है, साइक्लिक प्रोसेस में डेल्टा यू क्या होता है 0। अब बताओ फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, फर्स्ट लो क्या कहते हैं डेल्टा क्यू इक्वल्स टू वर्क डन प्लस डेल्टा यू, और डेल्टा यू तो 0 हो गया है, तो जो वर्क डन है वही हीट सप्लाइड के बराबर है। तो वर्क डन पता करना, वर्क डन कैसे पता करते हैं, पीवी ग्राफ में, तो एरिया पता कर लेते हैं। तो कर लो एरिया पता है इसका, तो रेक्टेंगल बन रहा है तो 200, तो उसकी हाइट हो गई है, लेंथ हो गई है, और इधर से विच निकाल लेंगे तो 2 × 5, तो 3 × ये आ गया, तो 600 जूल आपके पास आंसर आ गया, राइट। बहुत आसान सा सवाल था, राइट। तो क्वेश्चंस को समझने का ध्यान रखो ना, डेल्टा यू क्या होता है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, वो क्या होती है 0 होती है। कब कब, जब साइक्लिक प्रोसेस हो या फिर टेम्परेचर कांस्टेंट रहे, उसमें चेंज नहीं हो। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम इज नंबर 40। कंसिडर दैट एन इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन एन एक्साइटेड स्टेट ऑफ द हाइड्रोजन एटम विद वेलोसिटी रूट ऑफ 25.6 इंटू ये। तो आपको वेलोसिटी गिवन है हाइड्रोजन एटम की, देखो रेडियस आपको ऐसा गिवन है कुछ, तो एक्स पता करना है क्या होने वाला है। तो एक बात, जब घूमता है पार्टिकल तो अपने को पता है mv² अपॉन आर इक्वल्स टू क्या हो जाता है बताओ, kz e² अपॉन आर। ये होता है क्या, जो कूलॉम्स फोर्स होता है दैट विल बी गिवन बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स। तो घूमने के लिए जो पार्ट इलेक्ट्रॉन सेंट्रीपिटल फोर्स सही है वो किससे मिलता है, कूलॉम फोर्स से मिलता है, kz2/r से मिलता है, राइट, kz/r²। अब जब इसको हम सोल्व करेंगे तो r से एक r कैंसिल आउट हो जाएगा, z पता है हाइड्रोजन के लिए तो 1 होता है z, तो एक इक्वेशन बनेगा mv², या r रेडियस का देख लो, तो r रेडियस की वैल्यू क्या बनेगी, दैट विल बी ke², z की वैल्यू 1 हो गई है अपॉन mv², राइट। k कितना बताओ, अपने को पता ही रहा k का वैल्यू 9 × 10⁻⁹। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19, और उसका भी क्या करना है, इसको स्क्वायर कर देना है, डिवाइड बाई mv²। m कितना है बताओ, तो 9 × 10⁻31, और v² कितना है, तो देखो इसका स्क्वायर कर दो, 25.6 का रूट हट जाएगा, यहाँ पे 25.6 ही लिखा जाएगा, इंटू 10⁻5 का भी क्या करोगे 10⁻10 बन जाएगा, राइट है। अब देखो
1.6 का स्क्वायर पावर स्क्वायर लगा हुआ है, यहाँ तो स्क्वायर कर दो 1.6 स्क्वायर कितना बना 2.56, तो कैंसिल आउट हो जाएगा क्या ये कैन कितने टाइम्स 10 टाइम्स। फिर यहाँ पे 10⁻19 का स्क्वायर दैट विल बी 10⁻38। फिर -31 38 कैंसिल आउट -7 बचेगा -7 और यहाँ है +9 तो -2। फिर 9 to 9 गेट्स कैंसिल आउट। अब इसको और ऊपर ले जाओ आप यहाँ पे फिर तो 10⁻11 और 10⁻2 यहाँ है +2 बचेगा इसमें +2 यहाँ है कैंसिल आउट कर दो इसको 10⁻8 बनेगा ये ऊपर चला जाएगा तो इट विल बी 1 × 10⁻9। ठीक है दिस इज़ द रेडियस इन मीटर्स। और ऑप्शन इसके अकॉर्डिंग क्या है x × 10⁻9 तो x की वैल्यू कितनी हो गई 1 हो गई है। क्लियर। तो आसान सवाल था, इस तरह करोगे तो बहुत इजी पड़ेगा। तो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको फॉलो करना है आपको। फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम ये बहुत ही आसान था, सीधा फॉर्मूला बेस है। एक कार ट्रेवल करती है सर्कुलर ट्रैक के ऊपर जिसका रेडियस है 50 मीटर और ये थीटा एंगल पर बैंग है और आपको कार की स्पीड इतनी है तो वियर एंड टीयर को लॉसेस को मिनिमम करने के लिए ऑप्टिमम स्पीड का जो फॉर्मूला होता है दैट इज v² क्या होता है rg tan थीटा। तो v² कितना हो जाएगा तो 10 मीटर पर सेकंड 10 × 100 r इज़ 50 g इज़ 10 × tan थीटा। 10 to 10 गेट्स कैंसिल आउट और ये 50 से ये कैंसिल आउट तो 1/5 = tan थीटा। तो थीटा = tan × 1/5। वो आसान सवाल था। ठीक। फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम में देखो 3 आइडेंटिकल पी एन जंक्शन डायोड D2 and D3 आर कनेक्टेड अक्रॉस अ बैटरी शोन इन द फिगर। इफ द विथ ऑफ द डिप्लेशन रीजन D1 D2 and D3। अब देखो ये D1 है अपने पास में, ठीक है, ये D2 है और यहाँ पे क्या है D3 है। 3 डायोड लगे हुए हैं और बैटरीज कनेक्टेड है। तो नोटिस करोगे तो फर्स्ट डायोड और सेकंड डायोड में देखो तो दोनों ही फॉरवर्ड बायस, फर्स्ट तो फॉरवर्ड बायस में है डायरेक्टली, सेकंड में क्या कनेक्शन नहीं है, बीच में कनेक्शन नहीं है, यानी कि ये कनेक्टेड ही नहीं है, नॉर्मल कंडीशन रखा हुआ है। डिप्लेशन विथ का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जब फॉरवर्ड बायस में कनेक्टेड होता है डायोड तो डिप्लेशन विथ क्या हो जाती है, कम हो जाती है, राइट, क्योंकि वो इजीली वहाँ पर ट्रांजिशन हो रहा होता है। और जब रिवर्स बायस में होता है तो डिप्लेशन विथ थोड़ी बढ़ जाती है, राइट, ऐसा होता है। तो यहाँ पे जो D3 होता है रिवर्स बायस में डिप्लेशन बढ़ जाएगी और फॉरवर्ड बायस से कम हो जाएगी और W2 में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा तो W2 से भी कम हो जाएगी D1 की, ठीक है ना। तो D1 की सबसे कम रहेगी कहने का मतलब, फिर W2 और W3 सबसे ज़्यादा। तो थर्ड ऑप्शन ज़्यादा करेक्ट है यहाँ पे, ठीक है। बहुत अब 43 नंबर, तो ये बहुत कई बार एग्जाम्स में आता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है इनके एप्लीकेशंस, इनकी फ्रीक्वेंसी का रेंज, वेवलेंथ का रेंज, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। इस बार एप्लीकेशंस पे आ गया है। तो माइक्रोवेव जो है वो किस में काम आते हैं, वो 4 ऑप्शन पढ़ के देखोगे। तो तुम अगर याद भी नहीं ना सही तरीके से तब भी डील कर सकते हो, कैसे पढ़ के देखोगे। फॉर प्यूरिफाइंग द वाटर, फॉर वार्मिंग द फूड, फॉर AM and FM कम्युनिकेशन सिस्टम, फॉर ट्रीटिंग द कैंसर सेल्स। अब याद करो कि माइक्रोवेव कहाँ काम आता है। तो डेली रूटीन लाइफ में तुम देखो माइक्रोवेव ओवन, माइक्रो ओवन में क्या करते हैं हम, फूड को गर्म करते हैं। तो माइक्रोवेव ओवन में यही तो होता है, माइक्रोवेव चलती है उसके अंदर, तो उससे हम फूड को गर्म कर पाते हैं। तो यानी सेकंड ऑप्शन हो गया अपने पास। माइक्रोवेव जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पेक्ट्रम है, वो क्या काम आता है, फॉर वार्मिंग दी फूड। फिर देखो एक है फिर रेडियो वेव्स। अब रेडियो पर देखते पता AM FM दिख रहा है तुम्हें, तो AM FM तो वहाँ रेडियो वेव काम आता है, ठीक है। बहुत रेडियो सुनते हो, कभी तो सुना ही होगा आपने। तो अब अगर P को मैं सेकंड से कनेक्ट करूं और S को थर्ड से कनेक्ट करूं, तो P को सेकंड से और S को जो थर्ड से कनेक्ट करे तो केवल एक ऐसा एक ही ऑप्शन बच रहा है, बस हो गया काम खत्म। आगे देखने की जरूरत ही नहीं है। फिर भी देखना चाहो ज़िंदगी में अगर आप, तो देख सकते हैं हम आगे कि यूवी रेज के लिए हम यहाँ, तो यूवी रेज कहाँ काम आती है देखो। तो यूवी तुम देखो RO पे लिखा था, RO, UV, UF, TDS ये सब। तो यूवी रेज जो है जो वाटर को भी थोड़ा सा क्लीन करने का काम आती है, ठीक है ना। तो और प्योरीफाई करने का काम आती है वाटर को। तो यूवी रेज के लिए हम लिखते हैं फॉर प्योरीफाइंग दी वाटर। और गामा रेज है तो तुमने कभी अब थोड़ा MBBS करोगे तुम बाद में तो पता लगे गामा रेज से कैंसर का ट्रीटमेंट भी किया जाता है। तो कैंसर ट्रीटमेंट में गामा रेज काम आती है। तो इस तरीके से 3 तो ऑलमोस्ट हम नहीं भी पढ़े रखे हों तो भी थोड़ा बहुत आइडिया रूटीन जनरल नॉलेज से भी आप कर सकते हो, राइट। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट 44 नंबर, ये भी इजी था। इसमें क्या करना था आपको कि एक पार्टिकल है वो ऐसे एक स्ट्रिंग के थ्रू लटका हुआ है यहाँ पे, M मास का ये
बी जो पार्ट है उसका एम मास है और ए पार्ट उसका भी सेम मास है एम ही, और वो स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड से सीधा आके इससे कोलाइड कर रहा है। वो भी कौन सी कोलिजन हो रही है? इलास्टिक कोलिजन। और अपने को पता है जब इलास्टिक कोलिजन होती है और दोनों पार्टिकल्स का सेम मास है तो ये स्पीड ट्रांसफ़र कर देगा इसको बस और खुद रुक जाएगा। तो ए वाला पार्टिकल इसको स्पीड दे देगा 10 मीटर पर सेकेंड की, खुद रुक जाएगा। अब 10 मीटर पर सेकेंड से बी जब चलेगा और स्ट्रिंग से हैंग रहेगी तो ये थोड़ा सा हाइट पर पहुँच जाएगा इसे, ठीक है। तो अब एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई कर दें तो एनर्जी कंजर्वेशन क्या कहता है? जैसे काइनेटिक एनर्जी जो होगी इसकी दैट शुड बी इक्वल्स टू, जब ये रुक जाएगा तो केवल पोटेंशियल एनर्जी रहेगी, तो इट विल बी इक्वल्स टू mgh, m गेट्स कैंसिल आउट, तो h जो आने वाला दैट विल बी v²/2g। तो पुट कर देंगे v स्क्वायर कितना 10² तो 100/2 × 10 तो 5 मीटर्स। तो 5 मीटर जो है इसकी हाइट तक राइज कर जाएगा, राइट। तो बहुत ईजी सवाल था। चलो आगे चलते हैं 45 नंबर, ठीक है। तो इसके लिए फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। आइडियली इज मेड ऑफ द पोलर एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, ईच ऑफ द मॉलिक्यूल्स हैज 3 ट्रांसलेशनल, 3 रोटेशनल और f नंबर ऑफ वाइब्रेशनल मोड्स। तो उनके जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है वो आपको गिवन है, 3 ट्रांसलेशन की, 3 रोटेशन की और f नंबर वाइब्रेशनल मोड। अब याद होना चाहिए जो ट्रांसलेशन की डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होती है तो उससे रिलेटेड एनर्जी कितनी होती है? ½ kBt, 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम से रिलेटेड। रोटेशन से भी यही होती है, ½ kBt 1 से। लेकिन जो वाइब्रेशनल मोड ऑफ फ्रीडम होता है उसमें पोटेंशियल एनर्जी भी आती है, काइनेटिक एनर्जी भी आती है। क्योंकि जब पार्टिकल वाइब्रेट करता है तो वाइब्रेशंस के अंदर उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी भी होती है। जैसे स्प्रिंग का वाइब्रेशन देख लो, स्प्रिंग वाइब्रेट करती है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी भी होती है, पोटेंशियल एनर्जी भी होती है। तो एक से जो है वो 2 होती है। एक अगर मैं बोलता हूँ अगर 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम है वाइब्रेशन की तो उसके पास यह बोलूँगी सिंपल और भी आसान देखें तो एक अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम वाइब्रेशन की तो उसकी टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी? तो 2 टाइम्स ऑफ दी ½ kBt। तो 2 टाइम्स करके तो करते हैं हमेशा, ठीक है। अगर f नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो ऐसे लिखेंगे हम फिर। अब हमें पता है कि भाई गिवन क्या है? हीट कैपेसिटी CP/CV जो गामा है वो गिवन है 8/7, ठीक है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम पूछा जा रहा है कितनी होगी टोटल। अपने को रिलेशन ध्यान होता है, फॉर्मूला गामा इक्वल टू क्या होता है 1 + 2/f। अब f कैसे निकाल, डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे निकालेंगे? तो अब देखो 3 तो ट्रांसलेशन की है, 3 रोटेशन, 6 तो यही हो गई है। और f नंबर वाइब्रेशनल मोड है, तो f नंबर वाइब्रेशनल मोड है तो वाइब्रेशनल मोड में अगर f नंबर है तो अगर एक वाइब्रेशनल मोड मतलब ½ kBt, ठीक है। और f नंबर वाइब्रेशन मोड तो इसमें 2 डबल भी करते हैं हम, 2 टाइम्स भी करते हैं यहाँ पे। तो एक पोटेंशियल के लिए, काइनेटिक एनर्जी के लिए 2 टाइम्स। तो इसलिए हमें क्या करेंगे, अगर f मोड है तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितनी लिखनी पड़ेगी? 2f लिखनी पड़ेगी, इसको डबल करना पड़ेगा। तो 3 + 3 + 2f तो इट विल बी 6 + 2f। ये पुट कर दो यहाँ पे, गामा को 8/7 है तो सोल्व करोगे थोड़ा सा तो जो f की वैल्यू है वो बन जाएगी 8/7 - 1 = 2/6 + 2f। यहाँ से एलसीएम लेके सोल्व करोगे तो इट विल बी 1/7 = 2/6 + 2f। थोड़ा सोल्व करोगे 6 + 2f क्रॉस मल्टीप्लाई करने में 14 आ जाएगा, 6 इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा 8। तो f = कितना 8/2, इट विल बी 4। तो 4 जो है इसका करेक्ट आंसर बनेगा, राइट। तो इसी के साथ आपका जो है नीट का पेपर जो है पूरा सॉल्यूशन मैंने अपलोड कर दिया है। तो 1 बाय 1 हर एक क्वेश्चन को ढंग से सोल्व करो, देखो कोई भी डाउट और दिक्कत हो तो मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर। ओके बाय, टेक केयर।